डॉक्टर सारिका शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीए डिपार्टमेंट, INM PG कॉलेज मेरठ। मेरा जो आज का टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। मैंने ये टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया, इसके पीछे कारण ये है कि हमारी जो पूरी स्टैटिस्टिक्स है वो यहीं से शुरू होती है और इसी के इर्द गिर्द घूमती है। सेंट्रल टेंडेंसीज तीन होती हैं, मीन, मीडियन, मोड। और मीन एक ऐसा है जो कि कहूं कि ये ग्रास रूट है स्टैटिस्टिक्स का। और चाहे वो बीए हो, बीकॉम हो, बीएड हो या और भी कोई सब्जेक्ट हो या और भी कोई डिसिप्लिन हो, उसमें ये मीन जरूर पढ़ाया जाता है। तो बच्चे को मीन की जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये आज का टॉपिक चुना है। अब आता है कि ये मीन है क्या। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मीन एक सेंट्रल टेंडेंसी है, और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि जो हमारा पूरा डाटा होता है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है, उसमें जो बीच की वैल्यू होती है उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। द सेंट्रल वैल्यू और एन एवरेज enables us to get a gist of the entire mass of data, and its value lies somewhere in the middle of the two extremes of the given observations। जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल वैल्यू जो होती है वो हमारे पूरे डाटा की फिगर को, फीचर को बताती है कि आखिर ये पूरा डाटा है किस तरीके का। और दो एक्सट्रीम वैल्यू, मिनिमम एंड मैक्सिमम, उनके बीच में ये लाई करती है, और उससे हमें पता चलता है कि हमारा पूरा का पूरा जो ऑब्जर्वेशन है, हमारा जो पूरा का पूरा डाटा है वो किस तरह का है। For the reason such a central value or an average is frequently called a measure of central tendency। यही कारण है कि हम इसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, अर्थात पूरे डाटा के बीच में जो डाटा होता है, जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है, वो वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। According to Croxton and Crowden, an average value is a single value within the range of data that is used to represent all the values in the series। ये पूरी वैल्यू, जितनी वैल्यू सीरीज में जितनी वैल्यूज होती है उनको रिप्रेजेंट करती है। Since the average is somewhere within the range of data, it is sometimes called a measure of central value। इसीलिए इसे हम औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं, पूरी वैल्यू का एवरेज कहते हैं, और इसीलिए इसको सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। वेरियस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ये क्या हुआ कि सेंट्रल टेंडेंसी कई तरीके की होती हैं। जैसे मैंने बताया कि मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, पर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो मीन है ये एक मैथमेटिकल एवरेज है। मीन को हम तीन तरीके से जानते हैं, या तीन तरीके के मीन होते हैं। पहला है अरिथमेटिक मीन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन सबसे इसमें यूजफुल होता है, सबसे कॉमन है, बेसिक ऑफ द स्टैटिस्टिक्स है। ज्योमेट्रिक मीन का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर ज्योमेट्रिक मीन में लोअर वैल्यूज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इन कंपैरिजन टू हायर वैल्यूज को। इसी कारण से इसका जो रिजल्ट निकल कर आता है, इसका जो कहना चाहिए इक्वेशन निकल कर आती है, वो अरिथमेटिक मीन से बिलो होती है और यूज में भी कम है। स्टैटिस्टिक्स में ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल कम होता है। ऐसा ही हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन भी ये एक इंडिविजुअल को न बताकर पूरे प्रोडक्ट को बताता है। इसी कारण से इसका भी जो प्रयोग होता है वो रेट्स के लिए, रेशियोज के लिए, स्पीड्स वगैरह के लिए होता है। जनरली स्टैटिस्टिक्स में जो इस्तेमाल होती है वो अरिथमेटिक मीन है, ये कॉमन मीन है। दूसरे तरीके की जो सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज जो है वो होते हैं मीडियन और मोड। ये इन्हें पोजिशनल कहा जाता है। मीडियन को पोजिशनल एवरेज कहा जाता है, और मोड जो होता है ये ऐसा है। मीडियन को मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ, अगर तीन बच्चे बैठे हुए हैं तो हम बीच वाले बच्चे को मीडियन कहेंगे, यानी एक बच्चा उधर और एक बच्चा जो इधर है वो मीडियन नहीं है, जो बीच में बैठा है वो मीडियन है। मीडियन की कुछ कुछ स्थिति ऐसी होती है, पोजिशनल होता है। मोड होता है फ्रीक्वेंट। कोई ऐसा नंबर है जो कि सीरीज में बार बार रिपीट हुआ है, फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है, उसे हम मोड कहते हैं। इसे हिंदी में इसीलिए बहुलांक कहते हैं। बहुलांक का मतलब है जो बहुत बार आया हो, ऐसा अंक बहुलांक। अब आता है कि अरिथमेटिक मीन को हम जाने पहले, है ना।
Definition of arithmetic mean. Arithmetic mean is a number obtained by dividing the sum of given observations by their number. मीन को हम कैसे प्राप्त करते हैं? हम पूरी सीरीज के जो नंबर हैं उनको उनके टोटल नंबर से हम जब डिवाइड कर देते हैं तो जो एवरेज निकल कर आता है उसे हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। अरिथमेटिक मीन इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है सिंपल अरिथमेटिक मीन, दूसरा है वेटेड अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन भी दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है सिंपल, जैसे हम अभी जानेंगे, पूरा डिटेल में हम स्टडी जिसकी करेंगे, और दूसरा होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन का भी प्रयोग बहुत कम होता है, सब जगह नहीं होता है जितना कि इस्तेमाल अरिथमेटिक मीन का होता है, सिंपल अरिथमेटिक मीन का होता है। इसीलिए हमारा जो आज का फोकस रहेगा वो सिंपल अरिथमेटिक मीन पर रहेगा, और हमने जो चुना है वो सिंपल अरिथमेटिक मीन चुना है। अब आता है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। अब आता है कि ये जो मीन है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं, जो एवरेज है, जो सेंट्रल टेंडेंसी है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, क्या खासियत है? इसको जानने के लिए हमें इसकी कुछ विशेषताओं को जानना जरूरी है। पहला है द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि जब हम गिवन कोई जो हमारे डाटा दिया रहता है, ये जो हमें सीरीज दी रहती है, अगर हम उसमें से डेविएशन करते हैं, विचलन करते हैं, अगर उसका मीन से विचलन करते हैं तो जो डेविएशन निकल कर आएगा वो 0 निकल कर आएगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर 0 निकल कर आया है। द सम ऑफ द डेविएशन, ये सम ऑफ द डेविएशन है ना, सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट, ये गिवन सेट है, गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन, इसमें हमने अरिथमेटिक मीन से निकाला है। अब मीन कैसे निकलता है? ये हमने यहाँ जो एक्स बार हमने चुना है, ये एक्स बार हमने कहाँ से निकाला, कैसे निकाला? वो ये है, हमारे टोटल ऑब्जर्वेशंस थे 200, हमने 200 रखे, हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5, ये 5 है, हमने यहाँ 5 रखे। जब 5 से हमने 200 को डिवाइड किया तो हमारे पास 40 निकल कर आया, और इट मीन्स कि हमारा जो एक्स बार है वो 40 है, और 40 से हमने अब 20 में से x माइनस एक्स बार, x हमारे ये हैं और x बार हमने 40 लिया हुआ है। तो जब हम x में से यानी 20 में से जब हम 40 को घटाएंगे तो हमारे -20 आएंगे। इसी तरीके से 30 में से जब हम 40 को घटाएंगे, 40 को घटाएंगे तो -10 आएगा। 40 में से हम जब 40 को घटाएंगे तो 0 आएगा, और 50 में से जब हम 40 घटाएंगे तो 10 प्लस के आएंगे, 60 में से जब हम 40 घटाएंगे तो 20 प्लस के आएंगे। और जब हमने माइनस के टोटल किए, फिर प्लस के टोटल किए, और इन दोनों को आपस में जब, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, जब हम दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारा जो सम ऑफ द, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द गिवन सेट, ये है कि 0 होगा। करेक्ट। अब आ गया, ये हमारी जो प्रॉपर्टी थी ये हमने जान ली कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन है, अगर हम उसके मीन में से डेविएशन करते हैं तो हमारा जो सम आएगा, टोटल आएगा, वो 0 आएगा। द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 0। हमारा अरिथमेटिक मीन से अगर हम घटाते हैं तो वो 0 आएगा, और हमारा जो अरिथमेटिक मीन था वो 40 था, 40 में से हमने जब करा तो हमारा 0 आया। पहली प्रॉपर्टी क्लियर थी। Second one, the sum of squares of deviation of a set of observations from arithmetic mean is minimum. अभी हमने उनको जाना, सम ऑफ डेविएशन जाना। अब हम कह रहे हैं द सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी जो हमारा सम ऑफ डेविएशन आया था जब हम उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हम जब मीन के माध्यम से निकालते हैं तो वो मिनिमम होता है इन कंपैरिजन टू अदर्स। अगर हम किसी और से लेते हैं तो वो ज्यादा ही बैठेगा। देख लेते हैं कैसे। ये हमारे पास है डाटा सीरीज हमें मिली हुई है, ये हमारा x माइनस एक्स बार है। अब हमने इसमें जो डेविएशन किया है वो 15 से किया है ना। क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मैंने शो भी कर रखा है समीशन x अपॉन n, यानी हमारे समीशन x यानी टोटल x हमारे कितने हैं 75, समीशन x 75।
हमने यहाँ 75 लिख दिए। हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ऑब्जर्वेशन है, हमने 5 रख दिए। जब हमने 5 से 75 को डिवाइड किया तो हमें 15 मिला, यानी हमारा जो एक्स बार है, जो हमें मीन है, वो हमें 15 मिला। अब हमने जो डेविएशन किया, जैसे कि पिछली वाली प्रॉपर्टी में था कि अगर हम मीन से डेविएशन करते हैं तो 0 आता है या मिनिमम आता है, वही काम हमने किया कि हमने x को x बार से घटाया है ना। तो और हमारा x बार या मीन कितना था, 15 था, तो 15 से 5 में से हमने 15 घटाए -10, 10 में से -10 में से 15 घटाए -5 आया, 15 में से 15 घटाए 0 आया। और इस तरह से हमने सब डेविएशंस ले लिए। यहाँ पर हमने इनका स्क्वायर कर दिया, जैसा कि पहली लाइन लिखी है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन। ये तो हमें डेविएशन मिल गए और अब हमने इनका स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने में क्या करते हैं, जो नंबर होता है हमें उसी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 10 10 जा 100, 5 5 जा 25, इस तरह से हमने स्क्वायर ले लिया और फिर हमने इसका टोटल कर लिया। जब हमने टोटल किया तो हमारा 250 प्राप्त हुआ, यानी सम ऑफ स्क्वायर हमारा, अगर हम मीन 15 लेकर चलते हैं तो हमारा 250 आया। अब आप इधर देख लीजिए, इधर हमारा जो है वो हमने 10 लिया, हमने 15 को ओवरलुक कर दिया और हमने 10 को 15 मान लिया। जो x माइनस एक्स बार यहाँ 10 लिखा हुआ है, यानी हमने मीन न लेके दूसरा नंबर ले लिया, 15 न लेके हमने दूसरा नंबर 10 ले लिया। और 10 से जब हमने किया तो 5 में से 10 घटाया -5, 10 में से 10 घटाया 0, 15 में से 10 घटाया प्लस के 5। इस तरह से हमें ये डेविएशंस मिल गए, बजाय 15 के 10 से ये हमें डेविएशंस मिले। और फिर हमने इसी की तरह से इनका भी स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने में पहले मैंने बताया था कि जो नंबर होता है उसको उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमें स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। 5 5 जा 25, 0 0 0, 5 5 जा 25, 10 10 जा 100, ये हमको डेविएशंस मिले 10 से। और हमने देखा कि हमारा जो टोटल आया है वो 375 आया है। यहाँ पर हमारा 250 था, तो हमारी ये दूसरी प्रॉपर्टी भी फुलफिल होती है कि द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। अगर हम मीन से लेते हैं तो हमारा जो स्क्वायर डेविएशंस का जो स्क्वायर आएगा वो कम आएगा, अगर हम किसी और नंबर से लेंगे तो वो हमेशा ज्यादा बैठेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, चेंज इन ओरिजिन इफ एवरी चेंज, जो चेंज इन ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस करना। किसी कांस्टेंट से किसी नंबर को अगर हम प्लस या माइनस करते हैं तो वो चेंज इन ओरिजिन बोला जाता है। चेंज इन ओरिजिन क्या है, इफ एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x is increased or decreased by a constant value, the arithmetic mean of the observations so obtained also increases or decreases by the same constant। इसका मतलब ये है कि जो हमें सीरीज दी गई है, अगर हम उस सीरीज को किसी कांस्टेंट वैल्यू से, अगर हम उसमें कांस्टेंट वैल्यू को जोड़ते हैं तो हमारा मीन बढ़ जाएगा। अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू से उसे माइनस करते हैं तो हमारा मीन भी घट जाएगा, मीन वैल्यू घट जाएगी। कैसे, देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, एक उदाहरण दे रखा है, illustration here 5 observations on the variables x are given, a new variable y is obtained adding 2, एक कांस्टेंट। ये y जो मिली हुई है आपको वेरिएबल, इसमें +2 जोड़ दिया गया है, x वैल्यू में +2 जोड़ा है। और अब आप जोड़ने के बाद देखिए 4 से 6 हो गया, 5 से 7 हो गया, 6 से 8 हो गया, ये जुड़ गए सब। हमारी जो टोटल x वैल्यू थी वो 30 थी, जब हमने इसमें 2 जोड़ दिए, सारी कांस्टेंट हमारा था 2 कांस्टेंट वैल्यू को जब हमने इसमें जोड़ा तो हमारा जो वैल्यू प्राप्त हुई वो हमें हुई 40, करेक्ट। अब हमारे पास मैंने जैसे कि बताया आगे कि y is obtained adding 2, ये आपको मिल गई y, एक कांस्टेंट। To each observation on x, again another variable z has been defined by subtracting 3 from each observation on x। यहां हमने 3 को माइनस कर दिया है जो भी हमको डाटा मिला हुआ था उसमें से। और अब जब हम फॉर एग्जांपल हमने 3 माइनस किए तो 4 में से 3 माइनस किए 1, 5 में से माइनस किए 2,
6 में से किए 3, इस तरह से हमको ये डाटा z वाला डाटा हमको मिल गया। और आपने देखा कि यहाँ पर समीशन x 30 था, यहाँ समीशन z जो है 15 हो गया, यानी कम हो गया। इस तरह से जब हमने यहाँ वैल्यू रखी, जैसे 30 रखी, अब आप देखिए कि तीनों मीन का मैं डिफरेंस देखिए, या कहूँ कि चेंज इन ओरिजिन देखिए किस तरह से होता है। ये हमारे समीशन x का टोटल था 30, हमने 30 रखा, ऑब्जर्वेशन हमारे 5 है, 1 2 3 4 5 5 ऑब्जर्वेशन है, हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आई 6। इसके बाद ये हमारी y वैल्यू है, y वैल्यू समीशन y हमारा 40 था, हमने 40 रखा, और हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो 5 ही है तो हमने 5 रखे, तो 40 को हमने 5 से डिवाइड किया, हमारा आया 8, यानी बढ़ गया, क्योंकि हमने 2 कांस्टेंट जोड़ रखा था। अब हमने तीसरा लिया, यहाँ हमारा समीशन z है, समीशन z हमारा 15 है, हमने 15 रख दिया, ऑब्जर्वेशन हमारे वही 5 है तो हमने 5 रखे, जब 15 को हमने 5 से डिवाइड किया तो हमारा 3 आया, चूंकि हमने -3 कर रखा है तो हमारे यहाँ -3 हो गए। जैसे जैसे हमने वहां पर इंक्रीज किया या कांस्टेंट को जोड़ा तो हमारा मीन बढ़ गया, मीन में भी वो जुड़ गए, और जब हमने किसी कांस्टेंट वैल्यू को माइनस किया तो हमारे मीन से भी वो वैल्यू कम हो गई। ये प्रॉपर्टी को सिद्ध करता है कि मीन जो है उसमें चेंज इन ओरिजिन होता है, यानी प्लस माइनस का उस पर प्रभाव पड़ता है। Now is fourth property, change in scale. If the value of the variable x are multiplied or divided by a constant, the arithmetic mean of the new observation can be obtained by multiplying or dividing the initial arithmetic mean by the same constant. चेंज इन ओरिजिन का मतलब होता है किसी कांस्टेंट को जोड़ना घटाना, और चेंज इन स्केल का मतलब होता है किसी कांस्टेंट वैल्यू को उसमें डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना। हमारे अरिथमेटिक मीन पर मल्टीप्लाई करने का और डिवाइड करने का भी फर्क पड़ता है, यानी इसमें चेंज इन स्केल होता है। कैसे? यहां देखिए, ये हमको एक्स ऑब्जर्वेशन मिले हुए हैं, और अब हमने क्या किया, सपोज 2 6 8 4 10 आर ऑब्जर्वेशंस ऑन द वेरिएबल एक्स, a new variable y is obtained by multiplying each observation on x by a constant 3। यहां पर हमने 3 से इन x को मल्टीप्लाई किया है। 2 3 जा 6, अब 3 से लेके चलेंगे, 6 3 जा 18, 8 3 जा 24, इस तरह से हमने ये y वैल्यू प्राप्त कर ली। यानी हमने इन सारे x वैल्यूज को सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखा कि पहले तो ये 30 था और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 90 हो गया। अगर हम सीधे यहाँ पर भी 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 90 बैठेगा। हमने यहाँ अलग अलग करके भी देख लिया कि 90 बैठा। फिर आपकी जैसे ऊपर लिखा हुआ है, अनदर वेरिएबल z इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग each observation on x by the constant 2, then the value of observation on y and z are shown in the table। यहाँ पर आपने z वैल्यू देखी, यहाँ पर हमने इन x वैल्यूज को 2 से डिवाइड किया है। x ये जो अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमें z वैल्यू ये हमें दिख रही है। जैसे 2 को हमने 2 से किया, 2 1 जा 2, 6 को हमने 2 से किया, 2 3 जा 6, तो इस तरह से हमको ये ऑब्जर्वेशन यहाँ कहूँ हमको टोटल ये मिल गया। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि समीशन x अपॉन n मीन का फॉर्मूला होता है सिंपल समीशन x अपॉन n। यहाँ हमने 30 रखा और हमारे ऑब्जर्वेशन चूंकि 5 है, 1 2 3 4 5, हमने 5 रख दिए। जब हम 30 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 मिला, यानी हमें मीन जो है वो 6 मिला। अब हमने इस वाले को ले लिया जहाँ की हमने 3 से मल्टीप्लाई कर रखा था, तो हमारा जो समीशन y है वो हमारा 90 था। ऑब्जर्वेशन चूंकि 5 ही थे, हमने 5 रख लिए। जब 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो मीन निकला वो 18 निकला, यानी मल्टीप्लाई हो गया, बढ़ गया। अगला है समीशन z। समीशन z हमारा 15 था, हमने समीशन z यहाँ पर रखा और हमारा समीशन z 15 था। ऑब्जर्वेशन हमारी यही 5 थे, वो हमने 5 रख लिए। जब 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे जो आए वो 3 आए। हमारा जो मीन हमें मिला वो 3 मिला, यानी डिवाइड करने के बाद वो कम हो गया। हम देखते हैं कि मीन पर
डिवाइड करने का और मल्टीप्लाई करने का फर्क पड़ता है। वैल्यू को अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बढ़ जाएगी, अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो वो कम हो जाती है। ऐसी अरिथमेटिक मीन की नेचर होती है, जैसा कि हमें इस डाटा से मिल गया। अब आती है हमारी फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ द अरिथमेटिक। If the arithmetic means and the number of observations of two or more related groups are known, we can calculate the combined arithmetic mean of these groups. एक बेनिफिट बहुत अच्छा है अरिथमेटिक मीन का कि अगर हमारे पास बहुत सारे मीन हैं, कई मीन वैल्यूज हमारे पास हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि हमें इन सबका एक मीन मिल जाए, सिंगल मीन वैल्यू मिल जाए, तो हम उसे कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यानी कंबाइंड मीन इज पॉसिबल। कैसे? हम जब कंबाइंड मीन हमको लेना होता है, हमारे पास बहुत सारे मीन हैं और हम उन्हें एक सिंगल वैल्यू में लेना चाहते हैं, तो हम इसको कंबाइंड कर सकते हैं। n1 नंबर ऑफ जो भी डाटा है सीरीज है उसका है, मीन पहला मीन प्लस दूसरे उसको जोड़ दीजिए, नंबर को जोड़ दीजिए, फिर दूसरे मीन को जोड़ दीजिए और यहाँ पर n1 प्लस n2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो हमको कंबाइंड मीन की प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें x बार 1 2 क्या है? कंबाइंड मीन ऑफ द टू ग्रुप। n1 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन फर्स्ट ग्रुप, जो पहला ग्रुप है उसका ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n2 क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सेकंड ग्रुप, जो दूसरा हमें ग्रुप मिला हुआ है उसका, जिसका हमें मिला हुआ है उसके ऑब्जर्वेशंस का नंबर, उसमें कितनी सीरीज है, कितना हमने ऑब्जर्वेशंस हमको दे रखे हैं, उनका नंबर। अब है x1 मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, ये है, मीन टू मीन ऑफ द सेकंड ग्रुप, ये है। सिमिलरली फॉर 3 रिलेटेड ग्रुप्स द फॉर्मूला बिकम्स, ऐसे आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। मान लीजिए आपके पास 3 है, 4 है, 5 है और ज्यादा n नंबर्स आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आप उसे ऐड करते जाइए, यहाँ पे नीचे भी इसी तरीके से बढ़ाते चले जाइए, आपको एक कंबाइंड मीन वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो मीन की ये बहुत बड़ी बेनिफिट है कि हमको कंबाइंड मीन भी प्राप्त हो जाता है। अब हमारी है कि मेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन। मेरिट्स ऑफ का मतलब है कि इसकी खासियत क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। अरिथमेटिक मीन में सेंट्रल वैल्यू के सारे ही गुण हैं, लगभग सारी अच्छी बातें हैं, इसीलिए ये सर्वाधिक इस्तेमाल होता है और सबसे ज्यादा विश्वसनीय है। हर स्टैटिस्टिशियन जो है वो इसका प्रयोग करता है, मीन का प्रयोग करता है। इट इज सिंपल टू, पहली खासियत, इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। मीन जो अरिथमेटिक मीन है उसमें भी सिंपल मीन जो है ये सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला है, सबसे ज्यादा बोधगम्य है, सबसे जल्दी समझ में आता है। और थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो थर्ड इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है। इसके मुकाबले अगर हम वेटेड मीन निकालते हैं, हार्मोनिक मीन निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं, वो सारे इसके मुकाबले निकालने भी मुश्किल है और उनका इस्तेमाल भी बहुत कम है, लेकिन इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और हम इसको बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। सेकेंड इसकी क्वालिटी है, इट इज रिजिडली डिफाइंड एंड सो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज डेफिनेट। इसकी जो दूसरी क्वालिटी है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो बड़ी रिजिड होती है, इसमें वेरिएशंस नहीं है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इट इज रिजिडली डिफाइंड। बहुत इसकी जो डेफिनेशन वो बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड सो इट्स वैल्यू इज ऑलवेज डेफिनेट, इसलिए इसकी जो वैल्यू निकलती है वो बड़ी प्रिसाइज निकल कर आती है, बहुत ज्यादा कहना चाहिए विश्वसनीय होती है, बहुत संक्षिप्त होती है, बड़ी निश्चित होती है। थर्ड इसकी जो मेरिट है वो है, इट्स कंप्यूटेशनल इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। इसकी कंप्यूटेशन जो होती है वो सारी की सारी वैल्यू को मिलाकर होती है, क्योंकि एवरेज है तो एवरेज में जितनी भी सीरीज है और सीरीज में जितने भी नंबर्स हैं हम उन सबको जोड़ते हैं, तो इसीलिए इट्स कंप्यूटेशन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, इसमें सारे ऑब्जर्वेशंस को इंक्लूड किया जाता है, सारी इसमें जुड़ी होती हैं। फोर्थ इसकी जो मेरिट है वो ये है कि इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग हैंडल्ड एल्जेब्रिकली, इट्स फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इज पॉसिबल। हम इसका अरिथमेटिक मीन में तो इस्तेमाल करते ही हैं, या कहूं अरिथमेटिक में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, हम एल्जेब्रिक में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, बीजगणितीय भी इसका इस्तेमाल हो जाता है इस मीन का। तो इसके मल्टीफेसेट है ये, इसमें बहुत सारी कहना चाहिए बहुत जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, हम एलजेब्रा में भी करते हैं। अगला है
its value is least affected by fluctuations of sampling. In other words, we can say that the arithmetic mean has the minimum sampling variability which is better or drawing inferences about the population. इसमें हम कहीं से भी सैंपल लें, वो सैंपल हमारा जो होगा बिल्कुल रिप्रेजेंटेटिव होगा. इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसीलिए जितनी भी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेशंस होती हैं उनमें मीन का प्रयोग किया जाता है, अरिथमेटिक मीन का प्रयोग किया जाता है. रीजन बीइंग कि जो भी हम सैंपल्स लेते हैं वो सैंपल सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और इसमें पॉपुलेशन और सैंपल में जो वेरिएशन आता है, एरर्स आती हैं, अल्फा बीटा की जो एरर्स आती हैं वो एरर्स इसमें नहीं होती हैं. अब आती है इसकी डिमेरिट्स. इसकी कमियां कौन कौन सी हैं? डिमेरिट्स ऑफ अरिथमेटिक मीन. पहला, द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन इज हाईली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, find average income of 5 persons. Actually it gives equal weight to bigger and smaller observations which distort the average. ये मैंने एक एग्जांपल के माध्यम से दिखा रखा है कि हमारे पास 5 लोगों की इनकम थी 2123, ये इस तरह से है, और जब हमने इसका एवरेज निकाला वो 508 निकल कर आया. तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज से जो इसकी जो होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज को ये अफेक्ट करती है. अगला है अरिथमेटिक मीन, क्योंकि 508 इस सीरीज में कहीं भी नंबर नहीं है और इसमें 508 नंबर आया. अगला है अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इवन अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज इज मिसिंग. एक इसकी ये भी कमी है कि अगर ऑब्जर्वेशन में कोई नंबर मिसिंग है तो वो हम सहज नहीं निकाल सकते. हालांकि उसके दूसरे तरीके होते हैं स्टैटिस्टिक्स के, हम उस नंबर को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन एकदम से हम उसका एवरेज नहीं निकाल पाते, एकदम से हम मीन प्राप्त नहीं कर पाते हैं. थर्ड एंड लास्ट कमी इसकी ये है कि अरिथमेटिक मीन कैन बी अ वैल्यू दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सीरीज. फॉर एग्जांपल, व्हिच इट इज नॉट एन ऑब्जर्वेशन इन द सीरीज. जैसे मैंने बताया कि इसमें मीन जो है वो वैल्यू भी आ जाती है जो कि उस सीरीज में नहीं होती है. जैसे 5, 9, 10. 5, 9, 10 में 8 नहीं है, लेकिन जब हमने इसका टोटल करके और जब इसका एवरेज निकाला तो उसमें 8 नहीं है और हमारा एवरेज 8 निकला. तो इसकी एक ये भी डिमेरिट है कि वो वैल्यू जो कि सीरीज में नहीं है वो उसके आउटपुट में, ये रिजल्ट में निकल के आ जाती है. ये सारी जो मैंने आपको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स अरिथमेटिक मीन की बताई, लेकिन अगर हम इनका कंक्लूजन कहें तो अरिथमेटिक मीन इज मोस्ट रिलायबल सेंट्रल टेंडेंसी. सर्वाधिक इस्तेमाल होने वाली, सबसे ज्यादा विश्वसनीय वैल्यू है, मीन है, और हम इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं और करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच फॉर अ पेड अटेंशन. हैव अ नाइस